मैं नाड़ी वैद्य डॉक्टर सलोनी यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी नाड़ी परीक्षा वर्कशॉप के ऑनलाइन सेगमेंट के अध्याय 3 में। आज की शुरुआत करने से पहले हम सभी भगवान धन्वंतरी जी का मन में ध्यान करते हैं। उनका एक मंत्र का उच्चारण करेंगे, तो कृपया आप सभी अपनी आंखें बंद कर मन में भगवान धन्वंतरी जी का ध्यान करते हुए मेरे साथ ये मंत्र कहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरे अमृत कलश हस्ताय सर्वमय विनाशाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। तो आइए हम आज का अध्याय 3 शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पित्त। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है, हम त्रिदोष डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले हमने महाभूत पर बात करी, देन त्रिदोष पर बात करी। हमने वात के साथ त्रिदोष स्टार्ट करते हुए अब हम दूसरा जो इसमें दोष आता है पित्त, उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो पित्त, जैसे कि हमने वात के बारे में भी डिस्कस किया था कि वा गति गंधन्यो, इस धातु से वात की उत्पत्ति हुई है। इसी तरह तप संतापे धातु से पित्त शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है उष्ण या दहन। शरीर में अग्नि कर्म पित्त द्वारा ही संपन्न होता है। जैसा कि हमें इस शब्द से ही ज्ञात होता है, पित्त का अर्थ होता है उष्णता या दहन करना। तो शरीर में जो भी अग्नि के जो भी कर्म हो रहे हैं वो पित्त द्वारा ही संपादित हो रहे हैं। जहाँ पे भी उष्णता का काम है, अग्नि का काम है, हमें वहाँ पे गर्मी चाहिए, तो वो सब चीज़ें पित्त द्वारा होती हैं। यह शरीर में ऊष्मा उत्पन्न करता है। हमारे शरीर में जो भी कैटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं वो पित्त द्वारा ही संपन्न होते हैं। कैटाबॉलिक फंक्शन से हम क्या समझते हैं? देखिए, दो तरह की चीज़ें होती हैं बॉडी में, एक एनाबॉलिज्म, एक कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब किसी भी सिंपल चीज़ से किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ का निर्माण होना, एंड कैटाबॉलिज्म होता है कॉम्प्लेक्स चीज़ से किसी सिंपल फॉर्म का उसका अवतरण होना। तो कैटाबॉलिज्म हो गया ब्रेक डाउन होना। सिंपल टर्म्स में कहें कि ब्रेक डाउन होना किसी चीज़ का, वो कैटाबॉलिज्म होता है। तो पित्त ब्रेक डाउन फंक्शंस में, ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है हमारी बॉडी में। अब पित्त के गुणों के बारे में अगर हम बात करें तो पित्त किन किन गुणों से पहचाना जाता है? क्या ऐसे गुण हैं जिसके द्वारा हम पित्त को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो इसमें सबसे पहले आता है स्निग्ध। स्निग्ध मतलब ऑयली। उष्ण, तीक्ष्ण मतलब शार्प। द्रव यानी लिक्विडिटी होना। सर यानी फ्लूइडिटी होना। कटु, रूक्ष, लघु, विशद यानी क्लियर होना। विस्र, दुर्गंध युक्त, मीन्स बैड स्मेलिंग, फाउल स्मेलिंग। पीत, नील तथा अम्ल, ये सभी ही पित्त के गुण हैं। पित्त के गुण अव्यक्त अवस्था में शरीर में उपस्थित रहकर अपने कर्मों द्वारा व्यक्त होते हैं। देखिए, ये गुणों का जो हमें आभास होता है ये कर्मों द्वारा होता है। कि जैसे मान लीजिए पित्त कैसे आभास होगा? अगर ऑयलीनेस बॉडी में बढ़ जाएगी तो जिनके जो पित्त प्रकृति की, अभी प्रकृति के बारे में हमने डिस्कशन नहीं करी है, कि मान लीजिए अगर किसी की शरीर में पित्त प्रधान है, पित्त एक हायर लेवल पर है, तो उसकी स्किन ऑयली होगी। तो ये चीज़ हमें किससे पता चली? उसके कर्म से पता चली। ठीक है ना? तो ये ऐसे ही अपने कर्मों द्वारा हमें आइडेंटिफाई होता है, कर्मों द्वारा व्यक्त होता है। पित्त के कर्म आते हैं। अब पित्त के प्राकृत कर्म इस अनुसार हैं। मीन्स अगर पित्त अपनी नॉर्मल स्टेट में, नेचुरल स्टेट में बॉडी में प्रेजेंट है तो वो कैसे पता चलेगा हमको? वो क्या काम करता है? देखना, जो हम आँखों से देख पा रहे हैं, ये पित्त द्वारा संभव हो पाता है। पचाना, डाइजेशन जो हो रही है बॉडी में। शरीर में ऊष्मा बनाकर शरीर के तापमान का नियंत्रण करना।
जो बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन है यह पित्त द्वारा होता है। भूख तथा प्यास को उत्पन्न करना, शरीर को मृदु बनाना मीन्स एक सटलनेस बॉडी में मेंटेन रखना, वो पित्त का कार्य होता है। ठीक है, कांति बनाए रखना, कांति, मानसिक प्रसन्नता, मेधा, शौर्य, मेधा मीन्स इंटेलिजेंस, ये सभी पित्त के कर्म हैं। पित्त को अंतराग्नि कहा जा सकता है। पित्त द्वारा ही धातुओं का पाक होता है तथा परिवर्तन भी पित्त द्वारा ही संभव है। देखिए, धातुओं का जो परिवर्तन हमने पहले जैसे डिस्कस किया था वायु में, कि वायु क्या है, परिवर्तित कर, एक प्रवर्तक है पहली धातु का दूसरी धातु में जो परिवर्तन हो रहा है उसको जो रेगुलेट कर रहा है, जो गाइड कर रहा है एक प्रोसेस को एक ऑर्डर में, वो वात है। एंड जो उस ट्रांसफॉर्मेशन को डायरेक्ट कर रहा है, कह सकते हैं उस ट्रांसफॉर्मेशन को जो संभव कर पा रहा है, जो पॉसिबल कर पा रहा है, जो कन्वर्जन हो रही है एक धातु की दूसरी धातु में, तो वो कन्वर्जन प्रोसेस को जो उसमें इन्वॉल्व है वो पित्त है। तो यह पित्त का कार्य हो गया। पित्त के स्थान, अब पित्त के स्थान के बारे में आए कि पित्त कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। वात की तरह पित्त भी फुल बॉडी में प्रेजेंट होता है, बट यह उसके मेन जो साइट्स हैं, जो मेन स्थान है जहाँ पर पित्त हमें देखने को मिलता है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला आता है स्वेद, जो कि स्वेट होता है। सॉरी, मैं स्लाइड चेंज करना भूल गई, आप सभी प्लीज ये पढ़ सकते हैं वंस अगेन। पित्त के कर्म, प्राकृत पित्त के कर्म इस अनुसार हैं: देखना, पचाना, शरीर में ऊष्मा बनाकर शरीर का तापमान नियंत्रण करना, भूख तथा प्यास को उत्पन्न करना, शरीर को मृदु बनाना, कांति बनाए रखना, मानसिक प्रसन्नता, मेधा, शौर्य। पित्त को अंतराग्नि कहा जा सकता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब पित्त के स्थान, हाँ जी, स्वेद यानी स्वेट, रस यानी प्लाज्मा, लसिका यानी लिम्फ, रक्त, आमाशय, पक्वाशय, नाभि, दृष्टि, त्वक। अब इसमें जो स्वेद है, स्वेट यानी पसीना, हम सब जानते हैं। रस यानी प्लाज्मा, प्लाज्मा हमारी बॉडी का, जैसे देखिए रक्त जो ब्लड है हमारी बॉडी का एक फ्लूइड है, ऐसे ही प्लाज्मा एंड लिम्फ भी हमारी बॉडी के फ्लूइड्स ही होते हैं। इनका काम भी रक्त का जैसे कार्य होता है न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफ़र करना, केमिकल्स को न्यूरोट्रांसमीटर्स कह रही हूँ मैं, कि जो भी हमारी बॉडी में केमिकल्स हैं, जो भी मैसेजेस हैं, जो भी ऑक्सीजन वगैरह जो भी चीज़ ट्रांसफ़र करनी है फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर, वो एक फ्लूइड की तरह उसको एक मीडियम प्रोवाइड करता है। जैसे रक्त प्रोवाइड करता है वैसे ही लसिका और रस भी हैं। अलग अलग चीज़ें जैसे एंटीबॉडीज एक्सेट्रा जो ट्रांसफ़र करनी होती हैं वो इनके द्वारा भी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होती हैं। तो आमाशय हो गया, आमाशय यानी स्टमक, पक्वाशय यानी इंटेस्टाइन्स, नाभि, दृष्टि एंड त्वक, ये सभी हमारे पित्त के स्थान हैं। ये सभी पित्त के स्थान हैं। इनमें भी आमाशय, आमाशय से हम यहाँ पे ग्रहणी तथा सहित शुद्ध आंत्र, जो हमारा डियोडनम और जजनम वाला पार्ट है, ये सभी पित्त के विशेष स्थान हैं। अब हम आते हैं पित्त के भेद पर। स्थान एवं कर्म के अनुसार पित्त के 5 प्रकार हम कह सकते हैं, जो कि हैं रंजक पित्त, पाचक पित्त, आलोचक पित्त, साधक पित्त और भ्राजक पित्त। रंजक, पाचक, आलोचक, साधक और भ्राजक, इन पर अब हम एक एक कर डिस्कशन करेंगे। देखिए, सबसे पहले आता है रंजक पित्त। रसों के अपने तेज तथा पित्त की ऊष्मा के कारण रंजक होकर रस रक्तता को प्राप्त होता है। रंजक पित्त यकृत तथा प्लीहा में रहता है। देखिए, रंजन कार्य, रंजन यानी कलरिंग देना, कलरेशन प्रोवाइड कराना, है ना। तो ये जो कार्य है वो रंजक पित्त द्वारा संपादित होता है। जहाँ भी हमारी बॉडी में कलर आ रहा है, कलरेशन इन्वॉल्व है, जैसे मान लीजिए यूरिन हो गया, हमारे स्टूल्स हो गए, हमारा स्वेट हो गया, ब्लड हो गया, ये सब चीज़ों में जहाँ भी कलर आ रहा है वो रंजक पित्त द्वारा हो रहा है। अगर रंजक पित्त डिस्टर्ब्ड है तो डिस्कलरेशन हो जाएगी। ठीक है, इसकी मेन साइट क्या होती है, यकृत और प्लीहा।
यकृत से हम समझते हैं लिवर, एंड प्लीहा से इसमें दो ओपिनियंस रहते हैं, ये स्प्लीन को भी कहते हैं और पैंक्रियाज को भी कहते हैं। यहाँ हम मेजरली इसको स्प्लीन से लेंगे, यकृत एवं प्लीहा रंजक पित्त के बारे में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम इस पे ये इनके मेन साइट हैं रंजक पित्त के। अगर मान लीजिए रंजक पित्त में डिसऑर्डर हो गया है, इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है, तो उससे क्या क्या हमें सिम्टम्स, क्या क्या डिजीजेस देखने को मिलेंगी? हेपेटाइटिस, अनीमिया, अनीमिया यानी खून की कमी हो जाना। इफ कफ डिस्टर्ब्स इट, अगर रंजक पित्त में कफ द्वारा इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है तो हमें गॉल स्टोन्स, पित्त की थैली में पथरी, हाई कोलेस्ट्रॉल, फैटी डीजनरेशन ऑफ लिवर, फैटी लिवर, यह सब भी देखने को मिलता है। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर जो कि है साधक पित्त। साधक पित्त के बारे में हम बात करें तो हृदय में स्थित पित्त की संज्ञा साधक पित्त है। हृदय में जो पित्त स्थित है वो साधक पित्त है। हृदय में रहकर बुद्धि, मेधा व अभिमान आदि तथा सब मनोरथ सिद्ध करने वाले पित्त को साधक पित्त कहते हैं। ठीक है, तो हृदय में यह रहकर बुद्धि, मेधा व अभिमान आदि सब मनोरथों को सिद्ध करने वाला पित्त है। जो भी इंटेलिजेंस है हमारी वो पित्त द्वारा गवर्न होती है, इसको हम साधक पित्त कहते हैं। हृदय शब्द को शिरोगत हृदय अर्थात मस्तिष्क एवं उरोगत हृदय दोनों ही अर्थों में ग्रहण किया जाता है। देखिए यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं हृदय की, तो इसमें जो हमारा शिरोगत हृदय मतलब मस्तिष्क को कहेंगे या हार्ट को, दोनों ही तरीकों से हम लेते हैं। तो क्योंकि हम देखिए नॉर्मल लैंग्वेज में भी बात करते हैं कि दिमाग से, तुम दिल से मत सोचो, दिमाग से सोचो। देखिए सोचना दिल का तो काम है नहीं। अगर हम मॉडर्न इसमें बात करें तो दिल का काम तो जस्ट ब्लड पंप करना है। बट हम ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारे, देखिए आयुर्वेद में ये चीज़ सिद्ध भी होती है कि जो साधक पित्त है उसके दोनों ही ये स्थान है। एंड साधक पित्त का कार्य ही यही है कि इंटेलिजेंस गवर्न करना, हमारे जो भी हमें जो भी चीज़ें परसीव हो रही हैं, जो इमोशंस परसीव हो रहे हैं, उनको डाइजेस्ट करना, उनको मेटाबोलाइज करना, ये सारा काम साधक पित्त का है। तो यह दोनों ही अर्थों में ग्रहण किया जाता है। अकुपित साधक पित्त शूरता, हर्ष, प्रसन्नता आदि मानसिक क्रियाओं का संपादन करता है। अगर वो नॉर्मल स्टेट में है साधक पित्त, तो वो ब्रेवरी, वैलर, हैप्पीनेस, ये सभी हमें इमोशंस देगा। यही कुपित अवस्था में भय, क्रोध, मोह, जिसमें डर लगना है ना, मोह आदि, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, ये सारे भाव उत्पन्न होते हैं। प्रभा, प्रसन्नता, मेधा, ये अविकृत पित्त के कर्म हैं। अविकृत पित्त के कर्म क्या क्या हैं? प्रभा यानी लश्चर देना, प्रसन्नता देना, मेधा इंटेलिजेंस देना, ये सभी अकुपित पित्त के, साधक पित्त के कर्म हैं। ये देखिए जो साधक पित्त है ये नॉलेज के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी के लिए, कॉम्प्रिहेंशन और एप्रिसिएशन के लिए। कॉम्प्रिहेंशन मतलब जो हमारे सामने हो रहा है या जो भी कोई हमसे कुछ बात कर रहा है उस चीज़ को समझना, एक समझने की शक्ति होना, यह सभी साधक पित्त द्वारा संभव होते हैं। इट ट्रांसफॉर्म सेंसेशंस इनटू नर्व इम्पल्सेस। जो भी हम महसूस करते हैं उसको नर्व इम्पल्सेस में, हमारी बॉडी में जो भी नर्वस टिश्यू है उसकी इम्पल्सेस में ट्रांसफॉर्म करने का कार्य साधक पित्त का होता है। एक तरह से कहें तो ये हमारा नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ पित्त है। आलोचक पित्त, अब हम अगले की पित्त की बात करते हैं। आलोचक पित्त, जो पित्त दृष्टि में रहकर रूप ग्रहण करता है आलोचक पित्त कहलाता है। नेत्रों में रहकर रूप का दर्शन करने वाले पित्त को आलोचक पित्त कहते हैं। आलोचक पित्त दो प्रकार का होता है। देखिए नेत्रों में जो हमें आई साइट प्रोवाइड कर रहा है वो आलोचक पित्त है। क्योंकि देखिए हमने कुछ भी देखा, बट वो कुछ भी, मान लीजिए हमने देखा कि एक कार हमारी तरफ बहुत ज़्यादा तेज स्पीड से आ रही है, ये चीज़ हमने देख ली, वन थिंग। उसके बाद हमारा ब्रेन इसको प्रोसेस करेगा और हमें कहेगा कि तुम्हें यहाँ से हटना है, यहाँ से साइड हो जाओ। तो ये चीज़ जो हमारा ब्रेन हमें एक मैसेज दे रहा है
ये चीज़ उसने सिर्फ उसको देखने से ही उसने डेलिबरेटली उसको स्टिमुलेट कर दिया। तो ये कैसे कर पाया हमारा ब्रेन? ये आलोचक पित्त की वजह से कर पाया। ये देखता भी है, उसको हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन पे ले जाके एक ट्रांसफॉर्म करके एक नव इम्पल्स में जनरेट कर देता है। तो आलोचक पित्त दो प्रकार का होता है, चक्षु वैशेषिक एंड बुद्धि वैशेषिक। चक्षु वैशेषिक आलोचक पित्त जो है, नेत्र द्वारा वस्तुओं को देखकर उसमें भिन्नता का ज्ञान हमको चक्षु वैशेषिक आलोचक पित्त द्वारा होता है। एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तो हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये लैंप है, ये लैपटॉप है, ये कैमरा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये जो चीज़ें हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ये सारा कुछ हमें आइज़ द्वारा, जो हमारे चक्षु हैं उनके द्वारा आलोचक पित्त करवा रहा है। बुद्धि वैशेषिक आलोचक पित्त जो है, बुद्धि वैशेषिक आलोचक पित्त द्वारा ही अत्यंत सूक्ष्म अर्थों को मनुष्य ग्रहण कर पाता है। यह ध्रुवों के मध्य श्रृंगाटक में स्थित होता है। जो ये श्रृंगाटक मर्म है हमारा, यहाँ पर यह स्थित होता है। आलोचक पित्त को हम ऑप्टिकल परसेप्शन के लिए इसकी ज़रूरत होती है। यह हमारी जो आँखें हैं, जो आई बॉल्स हैं, उनका टेम्परेचर भी मेंटेन करता है, आइज़ का कलर भी डिसाइड करता है। जब हम किसी चीज़ की तरफ, किसी वस्तु की तरफ देखते हैं तो उसकी जो इमेज है वो हमारे रेटिना पर बनती है, आइज़ के अंदर जो रेटिना होता है उस पर बनती है, एब्जॉर्ब होती है रंजक पित्त द्वारा और उसको वो ऑप्टिक नर्व तक ट्रांसफ़र करता है। देन फिर वहाँ से प्राण वायु उस इम्पल्स को लेकर ब्रेन पे जाके उसको इंटरप्रेट करवाता है। तो इसमें देखिए, जब हम जो भी कुछ देख रहे हैं उसमें वात, पित्त, कैसे सबका इन्वॉल्वमेंट है। अब हम आते हैं अगला जो हमारा पित्त है, दैट इज भ्राजक पित्त। भ्राजक पित्त के बारे में बात करें तो त्वचा में रहने वाले पित्त की भ्राजक पित्त संज्ञा होती है। जो स्किन में हमारा पित्त रहता है वो भ्राजक पित्त होता है। मर्दन, सेचन, अवगाहन, लेपन आदि क्रियाओं में प्रयुक्त द्रव्यों को पचाना तथा छाया का प्रकाशन करना इसके कर्म हैं। मर्दन यानी हम कुछ भी, मान लीजिए ऑयल मसाज करते हैं, हम सेक करते हैं, हम कुछ भी एक्टिविटी को लेप लगा रहे हैं, तो उसको जो भी वो उसमें ड्रग्स हैं, जो भी द्रव्य हैं, जो भी हमने जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करी, उनको जो एब्जॉर्ब कर रहा है, एसिमिलेट कर रहा है स्किन के थ्रू, दैट इज भ्राजक पित्त। एंड जो भी छाया कह सकते हैं, एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो जो भी हमारा लस्टर है, उसको जो भी छाया का प्रकाशन कर रहा है, उसको जो एलिमिनेट कर रहा है, दैट इज भ्राजक पित्त। प्राकृत अवस्था में भ्राजक पित्त शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है तथा त्वचा को शुभ वर्ण प्रदान करता है। नॉर्मल स्टेट में भ्राजक पित्त के कार्य क्या है? एक तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, और जैसे टेम्परेचर कैसे मेंटेन रखता है, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो पर्सपिरेशन हो जाएगी, हमें पसीना आ जाएगा, वो कूल हो जाएगी। तो इसी तरह से भ्राजक पित्त मेंटेन करके रखता है टेम्परेचर को और शुभ वर्ण का एक अच्छे कॉम्प्लेक्शन को प्रदान करता है। अगर इसमें मान लीजिए कोई डिसऑर्डर्स हो गए भ्राजक पित्त में, तो हमको स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स होंगे। जितने भी स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, डर्मेटाइटिस, एक्जिमा वगैरह, ये सारे कुछ भ्राजक पित्त की इम्बैलेंस की वजह से हमको होते हैं। अब आते हैं हम पांचवी तरह की पित्त पे, जो है पाचक पित्त। पाचक पित्त आहार का पाचन कर उसके सार भाग तथा मल भाग को पृथक पृथक करता है। पाचक पित्त का कार्य पाचन में हेल्प करना है। पाचक, जो भी हमने खाना खाया, वो डाइजेशन होने के बाद दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, सार भाग और मल भाग। तो इसका जो कार्य है वो पाचक पित्त द्वारा होता है। पक्वाशय तथा अमाशय में के मध्य पाचक पित्त का स्थान होता है। यहीं पर पाचक पित्त का मेन साइट ऑफ एक्शन है। अपने स्थान पर स्थित रहते हुए पाचक पित्त अन्य स्थानों पर स्थित पित्तों को बल प्रदान करता है। देखिए क्या है, ये अपना तो कार्य कर ही रहा है, बट इसका एक्शन एक ये भी है कि ये अपने स्थान पर रहते हुए जो बाकी पित्त हैं, जो हमने बाकी 4 तरह के पित्त डिस्क्राइब करे, उनको भी यह बल प्रदान करता है। तो अगर मान लीजिए, क्यों कहते हैं कि अगर आपका गट डिस्टर्ब्ड है तो आपकी फुल बॉडी डिस्टर्ब्ड है। तो अगर हमें मान लीजिए हमारी डाइजेशन वीक है, हमें खाया पिया ढंग से पचता नहीं है, तो हमें फुल बॉडी डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं, क्योंकि फिर वो
हर जगह के पित्त को डिस्टर्ब कर देंगे, हर जगह का पित्त मेटाबोलाइज एक्शन करने में, अपना कैटाबॉलिक एक्शन करने में फेल हो जाएगा। तो इसीलिए हमको फुल बॉडी डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। तो पाचक पित्त का, हमारी डाइजेशन का अच्छा होना इसीलिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी हमने बात करी ये पांचों तरह के पित्त के बारे में। अगर हम देखिए पाचक पित्त की बात करें, अगर ये डिस्टर्ब हो जाता है तो इससे हमें डाइजेशन रिलेटेड डिसऑर्डर्स होंगे, जैसे भूख ना लगना या खाना खा लिया तो ढंग से ना पचना, इनडाइजेशन जिसे हम कहते हैं, हाइपर एसिडिटी हो जाना, यह सभी हमें पाचक पित्त के डिसऑर्डर्स में देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए पित्त का प्रकोप हो जाए तो हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, इस बारे में हम बात करते हैं। पित्त का प्रकोप यदि किसी भी कारण से हमारे आहार विहार की वजह से, देखिए जो भी चीज़ें हमने ली जो पित्त के गुण हैं, अगर उनसे सिमिलर चीज़ों का हम मिथ्या सेवन करेंगे, मिथ्या सेवन का मतलब क्या होता है, एक लिमिट से ज़्यादा, लिमिट में हर चीज़ नॉर्मल होती है, नॉर्मल फिजियोलॉजी मेंटेन करके रखती है, बट एक लिमिट से ज़्यादा अगर कोई चीज़ हो जाए तो फिर वो बॉडी में इम्बैलेंस ही क्रिएट करेगी। तो इस प्रकार अगर हम मिथ्या सेवन करते हैं आहार तथा विहार का, पित्त प्रकोपक आहार विहार का, तो हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। दाह, दाह यानी बर्निंग सेंसेशन। बर्निंग सेंसेशन कहीं भी हो सकती है, स्किन में हो सकती है, स्टमक में हो सकती है, यूरिनरी ब्लैडर में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। तो दाह, बर्निंग सेंसेशन। राग, ऊष्णिमा, रेडनेस होना। पाक, पाक यानी सुपुरेशन होना। स्वेद, बहुत ज़्यादा पर्सपिरेशन होना, बहुत पसीना आना। क्लिन्नता होना, एक मॉइस्टनेस। स्राव, स्राव भी हम कह सकते हैं कि सुपुरेशन से ही लेंगे कि बहुत ज़्यादा ऊजिंग आउट ऑफ फ्लूइड्स, ये पित्त के ही प्रकोप में हमें देखने को मिलता है। कोथ यानी गैंग्रीन फॉर्मेशन। तम प्रवेश यानी कोमा की स्टेट। क्लेद, कंडू, शीत आहार विहार की इच्छा होना। अल्प निद्रता, यह सब कुछ हमें पित्त प्रकोप के लक्षणों में देखने को मिलेगा। अब आप बात करते हैं हम क्षीण पित्त के लक्षण। अगर पित्त कम हो जाए अपनी नॉर्मल स्टेट से तो हमें क्या देखने को मिलेगा, शरीर में ऊष्मा की कमी हो जाएगी, मंदाग्नि हो जाएगी, निष्प्रभत्व हो जाएगा। देखिए ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमने दो तीन चीज़ें बात करनी, बट आप खुद भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो भी उसके नॉर्मल फंक्शंस हैं, अगर वो नॉर्मल स्टेट से डिक्रीज्ड एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो पित्त क्षीण है। एक्सेसिव हमें अगर देखने को मिल रहा है तो वो एक्सेसिव एक्शन हमको देखने को मिल रहा है तो वो अपना प्रकोप की स्थिति में है। अब हम आते हैं केवल पित्त दोष से होने वाले 40 तरह के विकार। देखिए हमने पहले जैसे बात करी थी, हमने वात के 80 तरह के नानात्मक विकारों के बारे में बात करी थी, ऐसे ही ये पित्त के 40 तरह के नानात्मक विकार हैं। यह केवल हमको पित्त की इम्बैलेंस की स्टेट में, विश्लेषण की स्टेट में हमको देखने को मिलते हैं। इसमें वात और कफ का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर हम इनको पढ़ेंगे तो हमें बहुत क्लियरली ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये पित्त की वजह से हो रही है। जैसे बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन, बर्निंग सेंसेशन इन सेंस ऑर्गन, फीलिंग ऑफ फ्यूम्स कमिंग आउट ऑफ द हेड, एसिड फॉर्मेशन, यह सब कुछ देखिए बहुत क्लियरली हमको पित्त को ही इंडिकेट कर रहा है। तो ये 40 तरह की, क्योंकि जहाँ जहाँ पे डिस्कलरेशन हो रही है, ब्लीडिंग फ्रॉम बॉडी पोर्स, ग्रीनिश कलर ऑफ द स्किन, ब्लू मोल्स, पर्नीशियस अनीमिया, स्किन डिसऑर्डर्स हो गए, ये सब कुछ पित्त की वजह से हमें होता है। आप इनको स्टडी कर सकते हैं, जहाँ जहाँ भी इन्फ्लेमेशन होगी वो पित्त की वजह से होगी, जहाँ जहाँ भी पाक देखने को मिल रहा है। तो आप इन सब को पढ़ लीजिए, गो थ्रू हो जाइए, इंग्लिश हिंदी दोनों में ये लिस्ट अवेलेबल है। मोस्टली तो इसमें सिम्टम फॉर्म्स में हमको देखने को मिलते हैं, किसी न किसी डिजीज़ के सिम्टम्स में हमको ये मिलेगा सब कुछ जो यहाँ पे लिखा हुआ है। बट ये एक अलग अलग से डिजीज़ फॉर्म में भी, एक सिंगल मेन डिसऑर्डर के फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है। इट डिपेंड्स फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट।
बट अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो एक काइंड ऑफ आपको आइडिया हो जाएगा कि जब आप पेशेंट देखते हैं, हिस्ट्री लेंगे, तो हिस्ट्री से ही काफ़ी हद तक आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस दोष की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ हम पित्त हमने कवर कर लिया, आई गेस सो। यहाँ पे पित्त की स्लाइड्स हमारी फिनिश होती हैं। तो आप प्लीज़ इनको गो थ्रू हो जाइए, एक बार इनको कंप्लीट स्टडी कर लीजिए, पढ़ लीजिए। एंड कोई भी आपको उसके बाद डाउट्स रहते हैं, देन यू कैन श्योरली नोट देम डाउन, एंड आप इनको बाद में हमसे ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं जब हम क्वेश्चन आंसर्स को टेकअप करेंगे। एंड आई गेस सो आज की हम यहीं पे एंड करते हैं सेशन को। यस तो PDF नोट्स इसके एज आई अर्लियर टोल्ड यू कि आपको कल अवेलेबल हो जाएंगे, एंड आप उनको भी प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। आई गेस सो दैट कम्स टू द एंड। नमस्कार।